जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप लॉ के पेपर को एसआईपीएफ एलडीसी के लिए कैसे प्रिपेयर करिएगा। इसका जो आधार होगा वो विगत एएसआई 72 रूल का जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए सवालों की प्रकृति के अनुसार हम लोग एनालाइज करते हुए अपने आगे की रणनीति को बनाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हमें लॉ में पढ़ना है। तो चलिए आज के इस पेपर का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन से पहले अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से आरपीएफ एलडीसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करते रहिए, सारा कुछ वहां पर आपको अपलोड किया जाएगा। पेपर डिस्कशन में जो पहला पार्ट है वो हम लोग रेलवे एक्ट के सवालों को देखेंगे। रेलवे एक्ट से सवाल क्या पूछे गए? पहला सवाल जो रेलवे एक्ट से पूछा गया वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान रेलवे अधिनियम 1989 के संदर्भ में गलत है? धारा 150 रेलवे में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्वक चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने का प्रयास करना। धारा 144 फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिबंध। 164 रेलवे पर अवैध रूप से खतरनाक सामान ले जाना। और धारा 162 महिलाओं के लिए आरक्षित गाड़ी या अन्य स्थान में प्रवेश करना। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में एक सवाल में चार धाराओं को कवर किया गया। तो इस तरीके से आपको आगे भी अपेक्षित है कि रेलवे एक्ट से सवाल ऐसे ही बन सकते हैं, ताकि कभी ये भी दे दे कि मिलान करो। मतलब यहाँ पर गलत पूछा है, यहाँ पे चारों धाराएं देता और इसमें सब कुछ सही करके उलटफेर करता और बोलता कौन सा इसमें सही जोड़ी है, ए का एक, बी का दो, ऐसे करके जो भी उस तरह के भी सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए इस सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपको धारा 150 याद नहीं है, क्योंकि धारा 150, 51 और 52 जो है वो जीआरपी से संबंधित है, इसलिए करके इस पर ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इन सेक्शनों पर। लेकिन बाकी के तीनों जो सेक्शन है वो आरपीएफ से डायरेक्टली संबंध रखते हैं और उसको आप अगर पढ़ते हैं तो धारा 144 में आपको हॉकिंग एंड बेगिंग ये बिल्कुल सही है। और धारा 164 में अगर आप कोई गैस सिलेंडर या खतरनाक माल लेकर के जाते हैं तो उसमें पनिशमेंट है, सही है। वहीं 162 जो धारा है वो महिलाओं के लिए आरक्षित बॉगी में अगर कोई प्रवेश करता है उसके लिए पनिशमेंट है। तो जब ये तीनों सही है तो अगर हम 150 नहीं भी जानते हैं तो ऑब्वियसली ये एलिमिनेट होकर के 150 इसका उत्तर निकल जाता है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा सवाल पूछा गया। अगला सवाल रेलवे अधिनियम से ही है कि रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि सभी तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अगर 180 का जो सेक्शन है उसका वीडियोस आप सुनिएगा मेरे चैनल पर, तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बताया था कि तलाशी दैट मीन्स सर्च, जब्ती सीज एंड गिरफ्तारी अरेस्ट, तो सब में क्या है, सर्च में ई आता है, सीजर में भी ई आता है और अरेस्ट में भी ई आता है। तो इसका उत्तर 180 ई जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल, और ये सवाल मेरे टेस्ट सीरीज में भी मैंने आप लोगों को बहुत बार पूछा है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल आया था वो था रेलवे अधिनियम की धारा 143 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? 143 बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, सवाल अपेक्षित है। आरपीएफ के लिए यह एक सेक्शन है जिसके तहत बहुत ही कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव भी इसके तहत चलाए गए हैं, इसलिए ये सवाल यहाँ से पूछा गया। और इसमें आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा कि धारा 143 क्या है, यहाँ धारा 143 के इंग्रेडिएंट्स को पूछा, मतलब उसके अंदर क्या कुछ है उसके बारे में पूछा है। पहला दिया, इसके लिए 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा है। इसके लिए 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 10,000 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें आजीवन कारावास या 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके लिए 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 2,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन सेटर के दिमाग के अनुसार अगर देखें तो आपको बी और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक दूसरे से मिलता हुआ दिखता है।
बाकी दोनों ऑप्शन जो है ऑब्वियसली बहुत ही उल्टे हैं। इस कारण से जब देखिए कि इस तरीके से अगर मिलान हो रहा है तो ऑप्शन उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। और थोड़ा सा ध्यान देने पर अगर आप सीधा सीधा जानते हैं तो 2000 की नहीं 10,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान रेलवे अधिनियम 1989 के संदर्भ में गलत है। तो देखिए इस तरह के सवाल आपको आगे भी दिख सकते हैं और इसमें और भी कठिनाई से इसे और भी टफ बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको टेस्ट सीरीज पर मैं अपलोड करूंगा तो वहां से आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी कि इसे और कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है। धारा 147 रेलवे के किसी भी हिस्से पर अनाधिकार प्रवेश करना और अनाधिकार प्रवेश छोड़ने से इनकार करना, तो यहाँ गलत पूछा है। इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों ने इन चीजों पर जो है ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ गलत पूछा है यहाँ सही पूछा है। तो अगर एक बार आप थोड़ा सा गलत पढ़ लेंगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलत के बारे में पूछा है तो 147 ट्रेस पास है, आपको पता है। 156 ट्रेन की छत सीढ़ी या इंजन, ये भी सही है। 143 अभी देखिए पिछला यहाँ पर देखिए 143 ही था। रेलवे टिकटों के खरीद की आपूर्ति के व्यापार और अनाधिकृत रूप से दंड, तो ये भी आप बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है, 166 रेलवे पर अवैध रूप से आपत्तिजनक माल ले जाना, ये जो है ये गलत है। यहाँ पर 166 में क्या है आप कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो रेलवे एक्ट से सवाल पूछा गया वो था निम्नलिखित में से कौन सा मिलान रेलवे अधिनियम 1989 के संदर्भ में गलत है। गलत के बारे में पूछा गया है। धारा 172 ड्यूटी पर रहते हुए रेल सेवक के नशे में धुत होने पर दंड, बिल्कुल सही है। 160 लापरवाही से मानव रहित संपार को पार करना, ये गलत है। ये 160 नहीं है, ये 161 है। 161। वही 141 ट्रेन में संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना। और धारा 145 रेलवे के किसी भी हिस्से पर उपद्रव या शराब का नशा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मिल जाता है। तो रेलवे एक्ट से प्रकृति वाले सवाल अगर कहें तो मल्टीपल सेक्शंस को मिला करके आपसे सवाल अपेक्षित होते हैं आरपीएफ, एसआईपीएफ, एलडीसी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है यदि कोई व्यक्ति रेलवे परिसर के अंदर नशे की हालत में पाया जाता है तो रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन किया है। 145 ए, 145 सी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, 145 बी। तो यहां से एक और थीम निकलता है कि आपको सब क्लॉजेज पूछे जा सकते हैं और जो बहुत ही चर्चित सब क्लॉजेज हैं उनमें से आपको सवाल अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको 145 ए, बी और सी तीनों को जानना जरूरी है। ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब एसआईपीएफ एलडीसी के लिए आप लगे हैं तो जो भी चीज शुरू करिएगा उसे बहुत गंभीरता से और तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 145 ए में जो है नशे की हालत में होता है, ड्रंकन कंडीशन में। 145 बी में आपको क्या है, अगर कोई झगड़ा करता है या कोई फेल्थी लैंग्वेज अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। और 145 सी में मतलब रेल में सफर कर रहे लोगों के सेवा में जो है अगर किसी प्रकार की बाधा करता है तो 145 सी का दोषी होता है। तो इस तरीके से आपको बाइफरकेट करके देखना है। तो रेलवे एक्ट से 6 सवाल पूछे गए थे, 6 सवालों को हमने देखा। आसान ही प्रकृति के सवाल इसे कहे जाएंगे अगर आप ठीक ढंग से वीडियोस को सुने हो। चलते हैं अगले पर। अगला जो है बहुत ही छोटा सा एक्ट है, आरपीयूपी एक्ट, लेकिन बहुत ही अहम हो जाता है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए क्योंकि सब इंस्पेक्टर, एएसआई और सब इंस्पेक्टर यही लोग जो है आरपीयूपी एक्ट का इंक्वायरी करते हैं। जो सवाल पूछा गया आरपीयूपी एक्ट से पहला वो था कि आरपीयूपी निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मतलब स्टेटमेंट वाला सवाल। आरपीयूपी एक्ट की धारा 5 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति दी गई है। वहीं आईपीसी की धारा 403 संपत्ति के बेईमानी से गबन और दुरुपयोग से संबंधित है। तो यहाँ अगर इसको कहें तो आईपीसी के साथ मिला करके पूछा गया है। लेकिन धारा 5 में जो है बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं है। धारा 5 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अपराधों का असंज्ञेय होना, ठीक है। तो उसके बारे में तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अब आप देखिए बी सही है, ये हो सकता है। ए और बी दोनों सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए तो गलत हो गया। केवल ए सही है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ए तो गलत हो चुका है।
और ए और बी दोनों गलत है, तो ये हो सकता है और 1 और 4 हो सकता है। तो अगला स्टेटमेंट अगर आप पढ़िए आईपीसी की धारा 403, तो जब सेक्शन 3 आप पढ़ते हैं आरपीयूपी एक्ट, तो उसमें ही संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग के बारे में दिया गया और ये बोला गया कि 2000 इसमें अमेंडमेंट करके जो है 403 आईपीसी को जोड़ा गया है आरपीयूपी एक्ट में। तो इस तरीके से दूसरा सही हो जाता है, तो केवल बी सही है और ये पहला हो जाता है इसका सही उत्तर। तो आपको भी आरपीयूपी एक्ट की जो 16 धाराएं हैं बड़ी गंभीरता से पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए मास्टर एक्ट है। दूसरा जो सवाल पूछा गया, आरपीयूपी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरपीयूपी अधिनियम में बार बार अपराध करने वालों के लिए उच्च दंड का प्रावधान है। और दूसरा स्टेटमेंट है, आरपीयूपी अधिनियम के तहत की गई जांच को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। अगर इन दोनों सवालों को देखें, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आरपीयूपी एक्ट की विशेषता अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें यह पॉइंट आता है कि अगर कोई बार बार आरपीयूपी एक्ट का अपराध करता है तो उसको बढ़ा करके सजा देने का प्रावधान है। इस कारण से ये आरपीयूपी एक्ट का एक फीचर है, तो ये सही हो जाता है। और दूसरा अगर देखेंगे तो धारा 9 के सब क्लॉज 4 में ये लिखा गया है कि ये इसके तहत की गई जांच जो होगी वो एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी या माना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल आरपीयूपी एक्ट से पूछा गया है वो है, आरपीयूपी अधिनियम की किस धारा के तहत साक्ष्य देने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति है। यहाँ देखिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति है, धारा 8, धारा 9 का 1, धारा 9 का 2 और धारा 10। तो अगर आप एलिमिनेशन करें तो धारा 8 में एक जांच कैसे की जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। और धारा 10 में आपको क्या दिया गया है, वेरी गुड, सर्च वारंट के बारे में, मतलब तलाशी के वारंट के बारे में बताया गया। तो यहाँ सम व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुलाना मतलब समन करना, और धारा 9 में आपको समन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि 9 का 1 है या 9 का 2 है। तो 9 के क्लॉज 1 में आपको व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति दी गई है, और 9 के क्लॉज 2 में आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए समन कर सकते हैं। उसको कोई भी व्यक्ति या तो वो अधिकार रखता है उसका उस डॉक्यूमेंट को रखने का, या फिर उसका कोई प्रतिनिधि वो लेकर के सबमिट कर सकता है। तो आरपीयूपी एक्ट एकदम विशेष एक्ट है और इससे आपको विशेष रूप से सवाल एसआईपीएफ एलडीसी में जरूर आएंगे। अगला सवाल आरपीयूपी से है, बिल्कुल ही सिंपल है कि आरपीयूपी एक्ट के किस अधिनियम की किस धारा में जो है रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2D में जो है रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, वहीं आरपीएफ एक्ट की धारा 2E में जो है रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है, आरपीयूपी अधिनियम की किस धारा के तहत अपराधों के लिए उकसाने, साजिश या मिलीभगत के लिए सजा का प्रावधान है। कनाइवेंस और अबेटमेंट के बारे में किस धारा में है, तो ये धारा 4, सिंपल सवाल, डायरेक्ट सवाल। अगला जो सवाल था, आरपीयूपी अधिनियम की धारा 3 के तहत दिया जाने वाला अधिकतम कारावास डैश है। तो अधिकतम कितना है, 5 वर्ष का ही है, तो 5 वर्ष का कारावास यहाँ पर बिल्कुल सही और एकदम सिंपल सीधा सवाल। नेक्स्ट जो सवाल है कि आरपीयूपी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। शब्द देखिएगा कि किस वर्ष जो है पारित किया गया, न कि किस वर्ष लागू किया गया पूछा है। तो पारित किस साल हुआ है, 1966 में। और आरपीयूपी एक्ट लागू कब हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगला जो आरपीयूपी एक्ट से देखिए मतलब 16 धारा है, और अभी तक आपको सवाल देखिए लमसम 6 हम लोगों ने देख लिया है कि आरपीयूपी अधिनियम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। फोर्स फोर्स का अधिकारी का अर्थ है हेड कांस्टेबल या उसके पद से ऊपर का अधिकारी। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला अपराध संज्ञेय प्रकृति का होगा। तो आरपीयूपी एक्ट से भी एक थीम बेस्ड सवाल पूछा गया। यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है, मतलब कि पूरे भारत में लागू है। और
फोर्स के अधिकारी में हेड कांस्टेबल और उसके पद से ऊपर का नहीं, यहाँ पर एएसआई और उससे ऊपर का होगा फोर्स के अधिकारी में। साथ ही साथ दिए गए विकल्प में कोई नहीं, ये तो हो सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला अपराध संज्ञेय नहीं असंज्ञेय, धारा 5 में असंज्ञेय प्रकृति का होगा। तो मतलब तीनों विकल्प गलत हो गए, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है और ये इसका उत्तर हो जाता है। अब हम लोग आरपीएफ एक्ट से संबंधित, जो कि बेस एक्ट जिसको कहा जाता है आरपीएफ के लिए, उससे क्या कुछ पूछे गए उसको देखते हैं। सिंपली ये पूछा गया, आरपीएफ अधिनियम 1957 की कौन सी धारा फोर्स के अधिकारियों और सदस्यों को रेल सेवक के रूप में मानने का प्रावधान करती है? तो धारा 10 में है डीम्ड एज ए रेलवे सर्वेंट। बिल्कुल ही सिंपल सवाल। अगला सवाल ये पूछा गया कि रेल संपत्ति के संबंध में यहाँ पर आरपीएफ अधिनियम के बारे में सही कथन चुने। दिए गए सभी विकल्प सही हैं, ये पहला इसमें दे दिया। दूसरा दिया, रेलवे संपत्ति में रेलवे प्रशासन से संबंधित उसके प्रभार या कब्जे के अधीन कोई भी माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूति या पशु शामिल है। मतलब सेक्शन 2E जो है आरपीएफ एक्ट का, उसको यहाँ पर दिया। यह पूरे भारत में लागू होता है, तो ये भी सही है। वहीं यात्री क्षेत्र में रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेन यार्ड और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जहां यात्री अक्सर आते जाते रहते हैं। तो ये भी आप देखेंगे 2CA में जो है यात्री क्षेत्र के बारे में बताया गया है, सॉरी 2CB में यह बताया गया है यात्री क्षेत्र के बारे में, 2CA में पैसेंजर के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों के तीनों विकल्प सही है, इसलिए दिए गए सभी विकल्प सही है, यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल पूछा गया, फोर्स के सदस्य का कर्तव्य क्या है? ये नहीं पूछा गया कि कर्तव्य किस धारा में है, धारा 11 सबको पता है। यहाँ पे पूछ दिया कि कर्तव्य क्या है। दिया रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करना। बिल्कुल सही है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, आरपीएफ का ये काम है। वहीं रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी सभी आदेशों को विधि पूर्वक निष्पादित करना, यह भी बिल्कुल सही है। लॉफुल ऑर्डर को आपको मानना है अपने सीनियर ऑफिसर्स का। तो तीनों सही है, इसलिए दिए गए विकल्प सभी सही। तो इस तरीके से ये आरपीएफ एक्ट के सवाल पूछे गए। आगे देखते हैं। आगे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे। इससे एक ही सवाल पूछा गया था, वो सवाल था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट। धारा 25 पुलिस अधिकारी के सामने किए गए कबूलनामे से संबंधित है। बिल्कुल सही है। धारा 135 गवाहों के प्रतिपरीक्षण से संबंधित है, ये गलत हो गया यहाँ पर। और धारा 141 प्रमुख प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन जो है उससे संबंधित है, बिल्कुल सही। और धारा 45 विशेषज्ञ की राय एक्सपर्ट ओपिनियन से। तो अगर आप धारा 135 नहीं भी जानते हैं तो भी आप अगर इन ये तीनों सेक्शन मैंने पढ़ा रखा है और प्रति परीक्षण का भी सेक्शन मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट को भी अगर देख लेते तो ये आसानी से आपका दूसरा जो है ऑप्शन सही हो जाता। चलेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पिनल कोड के सवाल कि आईपीसी से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। आईपीसी से सवाल जो पूछा गया, पहला सवाल ये जो है ये डिस्प्यूटेड था, इसका उत्तर जो है डिस्प्यूटेड रहा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा गया। तो गलत कथन के बारे में पूछा गया, आईपीसी की धारा 34 समान आपराधिक इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित है, कॉमन इंटेंशन, ये बिल्कुल सही कथन है। आईपीसी की धारा 354 यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है, सेक्सुअल हरासमेंट 354 बिल्कुल सही है। वहीं आईपीसी की धारा 99 असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार संबंधित है, ये गलत हो गया। मतलब सेक्शन 99 जो है वो रेस्ट्रिक्शंस है आरओपीडी का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, क्यों वहीं असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के लिए 98 में दिया गया है। और आईपीसी की धारा 390 डकैती को परिभाषित करता है। यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश में डिस्प्यूट होने के कारण इस सवाल को जो है हटा दिया गया था। यहाँ हिंदी में डकैती और रॉबरी लिख दिया गया था वहां पर इंग्लिश में, इस कारण से ये डिस्प्यूट हो गया था और इसको सवाल को हटा दिया गया था। वैसे 390 डकैती नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। चलते हैं
आगे दूसरा जो सवाल आईपीसी से पूछा, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपको आगे क्या देखना है, एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है। तो आपको एक पहला ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं आगे। ऑप्शन क्या दिया, चल संपत्ति को आईपीसी की धारा 23 में परिभाषित किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी। लोक सेवक आईपीसी की धारा 21, गलत लाभ को, रॉन्गफुल गेन को आईपीसी की धारा 22 में परिभाषित किया गया है, हमला को आईपीसी की धारा 350 में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ सही कथन पूछा है, तो सबको ये पता है, ये हरफनमौला सेक्शन है कि पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइन इन सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, और ऐसे ये डायरेक्ट यहाँ से उत्तर निकल जाता है। मतलब कि परिभाषा वाले पार्ट को भी, चार परिभाषा को मिला करके भी एक सवाल आपको दिख सकता है आईपीसी में, चार सेक्शन को मिला करके भी आईपीसी में आपको सवाल दिख सकता है। तो इस तरीके का थीम लेकर के आपको पढ़ना है कि कैसे आप चीजों को पूरा याद रखें। तो सारी चीजें याद रखना संभव नहीं है, इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूं सेलेक्टिव पढ़िए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ताकि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल आईपीसी से पूछा है, दो सेक्शन मिला करके पूछा है। विधि विरुद्ध जमाव को आईपीसी की धारा 147 में परिभाषित किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी की धारा 120 बी में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली जो है 141 में परिभाषित किया गया है, तो ये गलत हो जाता है। वहीं आपराधिक षड्यंत्र जो है वो 120 ए में परिभाषित किया गया है। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ ए और बी दोनों गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं, ये डायरेक्ट सवाल है। और संतुलित दिमाग वाले व्यक्ति का कृत्य आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध नहीं है। मतलब जनरल एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है वहां से ये सवाल उठाया गया है। और आपको यहाँ पता होगा सेक्शन 84 में अनसाउंड माइंड के बारे में बताया गया है। तो सिंपल था, डायरेक्ट सवाल था। चलते हैं आगे। अब सीआरपीसी के सवालों को देखते हैं, सीआरपीसी से क्या कुछ पूछा गया। तो पहला सवाल आपको दिखा, गिरफ्तार व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया संहिता कि किस धारा के तहत गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार को सूचित किया जाना चाहिए। डायरेक्ट हिट सवाल है, धारा 50 में इसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही आसान इसमें यह सवाल आता है। चलते हैं अगला। ये भी चार धाराओं को मिला करके एक सवाल बनाया गया है। तो इस तरीके के सवाल आपको आगे बहुत ज्यादा दिखेंगे। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए अपने आप को, और अपने दिमाग को इसी प्रकार का इनपुट भी देना चाहिए। सीआरपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है, गलत पूछा गया है। 436 जमानती अपराधों के लिए जमानत का प्रावधान बिल्कुल सही। 437 गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत का प्रावधान बिल्कुल सही। वहीं 438 में क्या है, अग्रिम जमानत का प्रावधान है, लेकिन यहाँ 439 में दिया है, इस कारण से ये हो गया गलत। और 441 अभियुक्तों और जमानतदारों के बॉन्ड के लिए प्रावधान है। तो आपको सारे एक्ट में से मल्टीपल सेक्शंस को मिला करके भी आपको सवाल आगे दिख सकते हैं। चलेंगे आगे। अगला जो सीआरपीसी से सवाल है वो भी चार धाराओं को मिला के किया गया कि सीआरपीसी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, गलत पूछा गया है। क्या 83 फरार व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की, सबको पता है 82 83 में जो है कुर्की जब्ती के बारे में बताया गया है। वहीं 131 विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति, बिल्कुल सही है। 141 आईपीसी जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको तितर बितर करने के लिए 129 से 132 तक की धाराएं सीआरपीसी में बताई गई हैं, जिसमें 129 में सिविल बल का प्रयोग, 130 में सशस्त्र बल का, वहीं 131 में सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति, और 132 में संरक्षण दिया गया है। धारा 76 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना, न्यायालय के समक्ष पेश करना। और धारा 68 गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और अवधि। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है। कमिटी सिर्फ 4 नंबर को सही मान रही है कि धारा 68 गिरफ्तारी का वारंट का प्रारूप और अवधि, ये गलत है, बिल्कुल सही है।
लेकिन ये जो धारा 76 है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना, ये भी तो गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मिलान गलत है, तो यहाँ ये सेक्शन 57 में इसके बारे में बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो है न्यायालय के समक्ष पेश करना है। तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाता है, 3 और 4, लेकिन इसको कमिटी ने धारा 68 को ही माना है। ये भी एक डिस्प्यूटेड सवाल होता है, अब पता नहीं इसके कारण कितने लोग छट गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो सवाल है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीआरपीसी की धारा 41 में पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता निर्धारित की गई है। तो ये दोनों सवाल जो है आपको क्या किया गया, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को मिला के बनाया गया। तो 41 सीआरपीसी बहुत ही आसान है कि बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार करती है, सही है। वहीं 65 बी में जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के बारे में बताया गया है। जैसा कि 143 रेलवे एक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं और वो साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। वो 65 बी आईए के धारा के तहत ही होता है, इसलिए दोनों बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल। अगला जो सवाल सीआरपीसी से था वो है समरी ट्रायल की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है, समरी ट्रायल के बारे में। तो समरी ट्रायल डायरेक्ट सवाल है, 262 सेक्शन में इसको बताया गया है समरी ट्रायल को। तो ये थे सीआरपीसी के कुछ सवाल, और हम लोगों ने लॉ से संबंधित सवालों को इसमें जिक्र कर रखा है। पूरी तरीके से इसे देखा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और किस एक्ट पर आपको क्या ध्यान देना है, आरपीएफ एक्ट, आरपीयूपी एक्ट, रेलवे एक्ट पे। ये एक ऐसा पार्ट है, तीन जितना पार्ट इसमें लॉ का कवर किया गया है, यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में भी मैक्सिमम सवाल दिखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी के लिए सुदृढ़ हो पाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।